नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हम बैठे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना जी के साथ। इनके साथ हम चाय की चुस्कियां लेंगे और बात करेंगे यूजीसी पे, इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है इस समय फिजा में। अंकुर जी, बिना समय बताए पहला सवाल, यूजीसी के नियम आए जिसकी वजह से पूरे देश में अलग अलग तरीके के आंदोलन हुए, तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी है। आखिर ये क्या फेनोमेना चल रहा है, इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या यूजीसी में हुआ, क्यों रोक लगा दी, और क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के उपरांत ये मुद्दा वहीं का वहीं थम जाएगा? सचिन जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत धन्यवाद इस विषय पे बात करने के लिए। यूजीसी अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही है, क्योंकि जो उन्होंने एक नियम निकाला कि कोई भी शिकायत होगी उस पर, अगर गलत शिकायत होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इस एक लाइन में कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है, इसका अंदाज़ा शायद तभी लगाया जा सकता है जब इसके असर आने शुरू हो जाए। तो शायद ये यूजीसी से प्रभावित सवर्ण बिरादरी ने इस बात को समझ लिया और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बहुत अच्छा आंदोलन भी किया और विषय उठाया। शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर रोक भी लगा दी। लेकिन ये रोक लगाना जो है ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी क्या है, मतलब टेम्प्रेरी एक ब्रेक है कि अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर चल पड़ेंगे। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि सरकार अगर सीधे तौर पे अपनी बात को विड्रॉ करे, सरकार को अपनी नाक लगे कि जो हमने चीज़ें शुरू करी उसको एकदम से रोक दिया गया और हम कैसे वापस करें अपनी बात को जो हमने कह दी है। सरकार कई बार ये भी सोचती है कि हम दबाव में आके ये नहीं सोच सकते कि भाई किसी के दबाव में आके हमने कोई नियम बदल दिया। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो ये होते हैं, जो जैसे उन्होंने अभी रोक लगा दी, तो एक मैसेज भी होता है कि चलो भाई आप सुप्रीम कोर्ट को ही आप बहाना बना लो, उन्हीं के कंधे बंदूक रख के चला लो और भैया ये नियम लागू कर दो कि गलत शिकायतों पर या फर्जी शिकायतों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी या उल्टी कार्रवाई होने सुनिश्चित करेंगे। अगर इस तरह से इस रोक का जो सुप्रीम कोर्ट लगाई फ़ायदा मिल जाए तो ये रोक बहुत अच्छी है। और यदि इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, ये केवल एक रोक है और अगर सरकार इसको नहीं समझती है, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक हो। जितना जितना आमतौर पे ये सवर्ण के नुकसानदायक है, उतना ही नुकसान सरकार के लिए भी अगर ये नियम लाते हैं तो। इसमें सरकार का पूरा शामिल है, साथ साथ आम जनता भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं इससे कोई राजनीतिक परिदृश्य निकल के आ रहा है बाहर। देखिए, कहने वाले राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं, जो राजनीति के बारे में करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए यूपी के अंदर 27 में चुनाव है और क्योंकि अभी आप देखिए 24 में चुनाव हो चुके और लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय हो चुके, अब तो मुख्यमंत्री तय होना 27 में अगले साल होना है। यूपी के अंदर जो है वो लगभग 44% जो आबादी है, वो जो वोटर्स की है वो 44% जो है लगभग सवर्ण बिरादरी की है। अब जैसे सुनते हैं अक्सर कि योगी जी का और ऊपरी भाजपा के अंदर थोड़ा सा मतभेद सा है किसी प्रकार का, या हो सकता है कि भाजपा की हमेशा से आदत रही है या एक कह दी परिपाटी अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने कमज़ोर मुख्यमंत्री चुना हमेशा। उनकी जो प्राथमिकता रहती है वो केवल ये रहती है कि यदि हम कोई भी मुख्यमंत्री चुनें तो वो गाइडेड बाय सेंटर होना चाहिए। मतलब अगर बीजेपी का कोर सेल जो भी है, जो भी चीज़ डिसाइड करता है, वो कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो तुरंत कहे और मुख्यमंत्री उसको लागू कर दे। तो कमज़ोर मुख्यमंत्री की परिपाटी पे भाजपा ने काम किया हमेशा। अब यहाँ योगी जी मिल गए। योगी जी अगर 27 का चुनाव भी जीत जाते हैं तो हो सकता है अगली श्रेणी में लोग कहने लग जाएंगे प्रधानमंत्री भी इनको बनाइए। तो एक प्रधानमंत्री पद के ओहदे के हिसाब से एक थ्रेट भी है। तो कई बार लगता है कि अगर सवर्ण नाराज़ होंगे तो यूपी के अंदर सरकार, मतलब जो योगी का जो जादू है उतना नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो अगर एक राज्य में सरकार बहुत कम वोटों से जीतती है या कुछ होती है तो उसके अंदर फेरबदल करना चाहेगी तो पार्टी कर लेगी। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका ये बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि दलित को खुश करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग को खुश करने के और तरीके हो सकते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप सबको सोचें और उन्हीं लोगों के लिए सोचें। सवर्ण बिरादरी ही देश को चलाती है। देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आप समझ सकते हैं, वो भी पिछले उससे हैं और प्रधानमंत्री भी पिछले वर्ग से आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग जो चलाते हैं वो सवर्ण से आते हैं, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी से आप देखिए कि वो इलेक्शंस जिताने की जब बात आती है तो अमित शाह का सबसे बड़ा रोल होता है। चाणक्य नीति उनकी जो चलती है उसी से चुनाव जीते जाते हैं। तो सरकार बनाने में तो उनकी नीति का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार जो ये नियम बना रहे हैं उनको समझना चाहिए। दूसरा, मैं आपको इसका एक बहुत मजबूत पहलू बताता हूँ कि आपने देखा होगा जब भी कभी कोई सरकार, जैसे बीजेपी ने कोई भी नियम लाया, जैसे मोदी जी ने कोई नियम लागू किया, उसका विरोध होना शुरू हुआ, तो फटाफट क्या होता है कि जो उनके तरफ के जो नेतागण हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जो भी उनके प्रवक्ता हैं, वो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, उसके पक्ष में आके बैटिंग करना शुरू कर देते हैं कि भैया कोई बात ऐसी हो ना जाए। आपने देखा कि एक छुपे तौर पे अगर आप देखें तो जब यूजीसी वाला जो नियम आया है, इस नियम के बाद
एक भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री या कोई जना इसके पक्ष में बोलता वो नहीं दिखा होगा आपको। तो हर चीज़ के लिए वो क्लियर करते हैं कि हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन देते हैं वो, हर चीज़ में स्पष्ट। 3 काले कानून जब उसमें किसान कानून आया था हाँ तब ये हुआ था। हाँ, चाहे उन्होंने अच्छा नियम बनाया, चाहे गलत नियम बनाना है, चाहे फ़ायदेमंद हो चाहे नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो करते हैं इस बात पे आगे। पहली बार ऐसा दिख रहा होगा कि आपको कोई मंत्री नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अंदरूनी दर्द जो है सबको है, सबको है। शायद वो बजट सेशन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद केवल बजट पे बोलना शुरू कर देंगे, ये मुद्दा कहीं पीछे हो जाएगा। ये हो सकता है। ये देखिए, जहाँ तक मोदी जी की बात करेंगे और सरकार की बात करेंगे, वहाँ कुछ भी संभव है। हो सकता है कि बजट का इंतजार हो, बजट का इंतजार, बजट होना। बहुत सारे मुद्दों में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर बोला है, इस मुद्दे में प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, ये क्यों लगता है, ये क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी आपके बहुत कम बोलते हैं, और ख़ासतौर से विवादित मुद्दों पर तो बहुत ही कम बोलते हैं। आप देखिए ट्रम्प के मुद्दे पे भी बहुत कम बोले वो, और उन्होंने क्या जवाब दिए, कैसे जवाब दिए, क्या पता। अब यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि सीधा सरकार ने ही बनाया ये नियम, तो सरकार का मतलब कौन है, नरेंद्र मोदी जी तो हैं। इसका मतलब उनकी सहमति शामिल है इसमें। तो फिर अब उसमें क्या बोलेंगे, जब वो पूरे देश में विरोध हो रहा है तो कैसे कह देंगे कि भैया आप इस बात को मान लीजिए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए और आपको जेल हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाइए, कैसे कह लेंगे। लेकिन ये भी तो उनको भी तो दिख रहा होगा कि उनकी पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, उनके उनके पक्ष में कुछ सरकारी कर्मचारी भी इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफों का एक दौर शुरू हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो दिख रहा होगा ना, वो भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, उनके लोग भी उनको बताते होंगे, या वो कहीं ना कहीं वॉच करते होंगे कि ये सब हो रहा है, देश में घटनाक्रम हो रहा है, फिर क्यों नहीं वो तंत्रा जाग रही है, टूट रही है। देखिए ऐसा होता है कि दर्द जो होता है वो सबको होता है, और हर आदमी एक दूसरे का मुंह देखता है। देखिए मैं बताऊँ, सवर्ण बिरादरी के साथ क्या अच्छी बात है कि वो एक लिहाजी बहुत होती है, पढ़ी लिखी बिरादरी है, समझदार बिरादरी है, तो इसलिए वो किसी चीज़ का शोर नहीं मचाती, चीखने चिल्लाने नहीं लगती एकदम से, तो वो रुकती है, समझती है, फिर रास्ता निकालती है कि हमें कैसे करना चाहिए, फिर वैसे आगे बढ़ती है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे जितना भी उनका मंत्रिमंडल है उसमें सवर्ण भी हैं, सब लोग हैं, सवर्ण की बिरादरी बड़े लोग भी अच्छे खासे हैं उसके अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने कोई नियम एक ये लागू किया, नियम निकाला इसका। ये जो नियम निकाला उसको लोगों ने समझा है अभी, उसके बाद वो सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इसका विरोध करना शुरू करूँ, कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे। इससे पहले देश में चीज़ें फैल गई, जैसी देश में चीज़ें फैल गई तो खुद फट से निकले और उन्होंने भी कह दिया हम भी इस्तीफा दे रहे हैं, हम भी काम नहीं कर रहे। तो क्या था कि वो शुरुआत करने में डर रहे थे, लेकिन दर्द बराबर का था। शुरुआत जैसी हुई वैसी वो एकदम से सड़क पर आ गए, उन्होंने भी कहा हम भी इस्तीफा दे रहे हैं। मोदी जी को एक बात समझना बहुत ज़रूरी था कि जब ये चीज़ बना रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि सवर्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा उनकी सरकार बनने में। और आज आप बनने के बाद अगर ऐसा कोई नियम बनाते हैं तो अब वो दिन चले गए कि जब शांति से नियम बनता था, लागू हो जाया करता था। अगर जवाहरलाल नेहरू भी आज जिंदा होते, आज के दौर में होते, तो वो एक भी ऐसा नियम नहीं बना पाते जो कि लोगों को पसंद नहीं होता। और अगर आज वो होते तो आज ऐसा भी नहीं होता कि पीओके बनने देता कोई भारतीय। तो समय बदल चुका है, हर चीज़ के बारे में पता है, लोगों को समझ है, और सवर्ण जागा हुआ इस समय समाज है। तो एक सवर्ण का वोट को एक ना गिने, अगर सवर्ण ने उल्टा बोलना शुरू किया तो बहुत सारे वोटों पे फर्क पड़ेगा, ये सच्चाई है। यानी कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सवर्ण को अपना गला आप साफ कर लेना चाहिए, अपनी जुबान पैनी कर लेनी चाहिए इन लोगों का विरोध करने के लिए। तो सवर्ण ने तो आज तक किया ही नहीं कभी। वही आप कर लेना सवर्ण ने आज तक नहीं किया तो क्या मिला मुझे आज की तारीख में, आप बताइए ना। लगातार सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई, लगातार आप देखिए सरकारी सुविधाएं ख़त्म हो गई, हर चीज़ तो ख़त्म हो गई। और आप देखिए कि सवर्ण बिरादरी में ही सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास आता है, जिसको सही से रहने पे भी खर्चा करना है, जिसे बच्चे पढ़ाने में भी खर्चा करना है, जिसको अपना परिवार भी ठीक से रखने की खर्चा करना है, उसी को सबसे ज़्यादा खर्चा करना है। और उसी की इनकम सबसे कम है, उसी के पास सबसे कम सुविधाएं हैं, उसी के पास सबसे कम विकल्प है, सबसे ज़्यादा संघर्ष भी उसी का है। सबसे ज़्यादा संघर्ष उसका है। ठीक है। तो फिर ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ छुप गया? सबका साथ और जो विकास नारा था वो, देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे हमने कोई शुरुआत करी, जैसे ऐसा शुरू करते हैं हम किसी बात को कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन समय आते आते पता लगता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो जो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, आज तक तो मोदी जी ने किया ही है वो। अब समझ नहीं आता कि ये संशोधन जो है वो उनके मर्जी से हुआ है, किसी दबाव में हुआ है, या कोई पॉलिटिकल मंशा ही प्योरली थी इसके पीछे क्या था, या उनको लगता हो कि इससे हम ऐसे कर लेंगे फिर उसको बदल के ऐसे कर लेंगे, कुछ भी मन में हो सकता है उनके, क्योंकि लगता तो नहीं कि मोदी जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसा सरकार ने किया है आज तक, और हमें लगता है कि जो ये हुआ है, और बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाज करते हुए इसको रोका है। रोकने के आधार पर ही ये लोग उनको कहेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट का भी इसको रोक लगाई है, कुछ संशोधन के लिए कहा गया तो अब ये संशोधन हम करते हैं, तो इनको भी एक बहाना मिल गया। गलतियाँ तो होती हैं, हो सकता है गलती ही हो। क्या आपको लगता है बैक कदम लिया जाएगा, पीछे कुछ ऐसा करा जाएगा? लेना पड़ेगा, लिया नहीं जाएगा, लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है जो उन्होंने करा उसका कुछ संकेत ही गलत गया, उसको सही अलग ढंग से प्रिस्क्राइब लोगों के सामने? नहीं साहब, अगर आप लाल रंग को लाल ही कहेंगे तो लाल ही होगा वो, और लाल रंग को काला कह देंगे तो ऐसा नहीं, वो काला हो जाएगा। मतलब दाल या तो पूरी काली का दाल में काला नहीं। ना ना, मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर जो जो ऐसा नहीं किसी ने गलत समझ लिया
है ही ये नियम, नियम ही यही है ना। आप बताइए, किसी को किसी ने शिकायत कर दी, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, 20 साल रह के एक युवक 20 साल जेल में रह के आया इसी नियम के उसमें, ठीक है, 20 साल तक वो जेल में रहा और फर्जी मुकदमे पे इससे नहीं सीखा सरकार ने कि वो भी तो था, केवल रोहित वेमुला ही थोड़ा था जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ। और रोहित वेमुला जैसे कितने केस हैं, और क्योंकि वो पब्लिकली एक तरह से केस था, उसको मॉब लिंचिंग टाइप का केस था, तो वो चीज़ तो हाईलाइट हो गई। ऐसे नियम के तहत कितने लोगों ने अपने जीवन खत्म पूरे हो गए, वो तो हाईलाइट ही नहीं हुए। जैसे बॉर्डर पे मरने वाले लोग केवल ब्रिगेडियर, सूबेदार और मेजर ही तो ना होते हैं, सैनिक भी तो होते हैं। कितने सैनिकों का नाम सुनते हैं आप? नहीं सुनते आपने। एक मेजर मरता है तो पूरा उसका टीवी भी दिखाता है, सब दिखाते हैं, पूरा गांव निकल के चलता है, उसको छोड़ने विदाई करने जाता है। कितने सैनिकों को लेके जाता है? सियाचिन बॉर्डर पे कितने लोग मर जाते हैं आज की तारीख में, जो जो जिनको जो शहीद हो जाते हैं उस ठंड से, उस कपाती वाली ठंड से जब मर जाते हैं, उनको कौन पूछता है आज की तारीख में? उनका नाम भी नहीं जानते होंगे आप लोग। तो उनकी संख्या ज़्यादा है या एक मेजर की संख्या ज़्यादा होती है? मेजर एक होता है, पीछे बटालियन होती है पूरी। तो इस प्रकार से बटालियन के नाम में तो मुख्यतः मेन आदमी के नाम आ जाते हैं जो पब्लिकली दिखाया जा सकता हो। तो रोहित वेमुला भी उसी में के एक व्यक्ति थे जिनके साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ कि उनको वहाँ से निकल के वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई और इसलिए वो हाईलाइट हो गई। लेकिन उस नियम के जो इसमें जो ये नियम लगाया गया है, या जिस तरह का नियम जो पहले चल रहा था SC ST एक्ट वाला, अगर आप उससे देखेंगे तो ऐसे ना जाने कितने रोहित वेमुला होंगे जिनको मैं और आप जानते ही नहीं है, मीडिया ने कभी कवर ही नहीं किया उनको। इसलिए ये नियम तो उनको वापस लेना पड़ेगा। इस हिसाब से तो हम लोग केवल ये दुआ कर सकते हैं कि ये नियम वापस हो, लोगों के साथ जब कुछ अच्छा हो और रोहित वेमुला जैसी घटनाएं पुनः ना हो, इस तरह के चीज़ें हो देश में ना हो जिसमें विरोधाभास फैले, लोगों के बीच में खाई आए और इस तरह से आंदोलनरत होना पड़े लोगों को। हम और आप ये शुभकामना दे सकते हैं, केवल ये दुआ कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए हम जानकारी अंकुर जी से भी आगे भी कभी लेते रहेंगे। तमाम और मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे परिचर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज की परिचर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस परिचर्चा जिसका हमने नाम दिया है चाय पर परिचर्चा। पुनः मिलेंगे आपसे, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।